बहुत सारी खबरें आपने देखा, कश्मीर में आतंकवादियों को एक चुन चुनकर मारा जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। 3 आतंकवादी जो हैं वो आज मारे गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबार अब लिख रहे हैं कि भारत की एक कंक्लूसिव ऑल आउट विक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर, इसके सारे प्रमाण हैं। पाकिस्तान अपने झूठ को साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं दे पाया। ये भी, और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है। और भारत ने आज ये भी दुनिया से मांग की है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है, ये एक रोग नेशन है, राजनाथ सिंह जी ने कहा। और आईएईए की निगरानी में आने चाहिए पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर असले। अब आपको सुनाता हूं मैं पाकिस्तान के एक और पत्रकार की बात। इनका नाम है आलिया शाह और इनका दावा है कि नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पाकिस्तान को ट्रोल कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी एयरबेस को उड़ाने का दावा किया था, S-400 गिराने की बात कही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल खड़े हैं और उनके पीछे एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा है। तो शहबाज सरकार दुनिया में ट्रोल हो गई। अच्छा, दुनिया में बहुत बात होती है कि नॉर्थ कोरिया में क्या होता है। किम जोंग उन जहां का डिक्टेटर है, वो एक ऐसी लॉक्ड कंट्री है जिसकी ना खबर बाहर जाती है, ना वो कोई खबर दुनिया के अपने नागरिकों को देते हैं। तो बेसिकली वहां सिर्फ और सिर्फ जो सरकार प्रोपोगेंडा जारी करती है वो वहां के लोगों को पता चलता है और वो उसी को सच मानते हैं। इसी कड़ी में अब आप पाकिस्तान को भी रखिए। पाकिस्तान ने भारत के साथ जितनी जंगें लड़ी सब हारी, लेकिन अपने लोगों को बताया कि हम जीत गए। ढाका में सरेंडर हो रहा था 90,000 लोगों का और पाकिस्तान के अखबारों में लिखा जा रहा था विक्ट्री। और ऐसे ही वो इस बार भी करेगा। लेकिन अब मैंने आपको एक एक्सपर्ट की बात बताई थी, उन्होंने ये लिखा कि इस बार पाकिस्तान की आर्मी के पास फेस सेविंग के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया बदल गई। सैटेलाइट तस्वीरें हैं और दुनिया दिखा रही है उनको। तो पाकिस्तान के लोग भी अंधे तो है नहीं, दिखाई तो उनको भी देगा। जनरल साहब बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज के दिन पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जिसके तहत चाहे सैटेलाइट सर्वेलेंस हो, जो हमारे इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं जिसके अंदर हर एक नागरिक को बोलने की पूरी छूट है, कोई भी घटना छुप नहीं सकती है। और ख़ास करके उन देशों में जहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है। अभी पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, जमहूरियत का नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ हर चीज़ को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान का जो भी एक नैरेटिव होता है वो उनका DGISPR चलाता है, पूरा मीडिया उनको फॉलो करता है और कोई अगर लाइन से हट जाए तो उसको अरेस्ट कर देंगे या गायब कर देंगे। तो आज के दिन में पूरा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो लॉजिकली थिंकिंग लोग हैं, वो एक सच्चाई देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान का क्या असर हुआ है इस ऑप सिंदूर के दौरान और भारत ने क्या करके अभी जनरल साहब मुझे ब्रेक में बता रहे थे, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि ये वेस्टर्न मीडिया इतना एंटी इंडिया क्यों है? मतलब क्यों ये चुन चुनकर भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ चीज लिखना चाहता है? देखिए सौरभ, ऐसा है, ट्रेडिशनली क्या था कि भारत को जितनी वेपनरी है, जो सपोर्ट मिली, कहाँ से मिली थी? पहले सोवियत यूनियन से और उसके बाद हम रशिया से। तो हमारा बहुत बड़ा कंटेंट जो वेपन सिस्टम्स का है वो सोवियत यूनियन और रशिया बेस्ड है। और दूसरा क्या है कि ओवर द ईयर्स रूस और सोवियत यूनियन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, थिक एंड थिन में। 71 की जंग में भी जब अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया वहाँ पे 7th फ्लीट, वो उस समय सोवियत यूनियन थी जो हमारे साथ खड़ी हुई और हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो कहने का मतलब यह है कि जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है वो आज के दिन भी भारत को क्लोज टू रशिया एंड अर्सवाइल सोवियत यूनियन समझता है और वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ समझता है। और जब भी आप उनकी न्यूज़ सुनेंगे वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, भारत के वेपन सिस्टम को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की वेपनरी अभी अमेरिकन की दी हुई है, चाइना की। देखिए जो रडार हमने पाकिस्तान के अभी नकारा करे, उसमें बहुत सारे रडार जो है कि अमेरिका ने दिए हुए हैं। अभी अमेरिका को भी शर्म आ रही होगी कि ऐसे देश को मैंने रडार दे रही है जिसको चलाना नहीं आता और जिसको भारत ने जैम कर दिया। और अगर हम यही नॉलेज और टेक्नोलॉजी हम रशिया को दे देते हैं, नेटो कंट्रीज क्या करेंगे? ये वजह है कि वो भारत की कोई भी जीत जो है उसको वेस्टर्न मीडिया आसानी से निगल नहीं सकता है। अब लेकिन मैं आपको 2-3 बड़ी डेवलपमेंट और बताता हूं जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो रही हैं। लश्कर-ए-तैयबा का जो फ्रंट था, TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट,
जिसने 2 बार जिम्मेदारी ली पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्ल करने की, और बाद में वो मुकर गया पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि ये सीधा लिंक जुड़ जाता लश्कर तैयबा से, और लश्कर तैयबा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हाफिज सईद वहां पर है जहां पर हमने जाकर स्ट्राइक भी किया, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता। तो इसलिए उसने टीआरएफ से कह करके ये कहलवा दिया कि हमने ये इन लोगों को नहीं मारा है, और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हाईजैक हो गया था। लेकिन इसके बाद दूसरी बचाव देखिए टीआरएफ का, पाकिस्तान ने क्या किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में जहां टीआरएफ का नाम लिया जाना था, रेजोल्यूशन जो आया पहलगाम हमले की निंदा करने वाला, उसमें पाकिस्तान के कहने पर टीआरएफ हटा दिया गया। अब एक देश एक आतंकवादी संगठन की सपोर्ट में क्यों खड़ा है और दुनिया ने क्यों उसका नाम नहीं पिछली बार आने दिया, ये तो सवाल है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। लेकिन अब की बार पाकिस्तान नहीं बच पाएगा, क्योंकि टीआरएफ के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। टीआरएफ को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डालने की मांग को लेकर भारतीय डेलीगेशन ने संयुक्त राष्ट्र के टॉप लेवल के अफसरों से मुलाकात की है। पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद टीआरएफ के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की मांग की जा सकती है भारत की तरफ से, और ये संगठन एक प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट में आए, जो कमेटी है वहां की, जो कि ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति या संगठन आतंकवादी है और उसको इस लिस्ट में डाला जाए और उस पर प्रतिबंध लगाए जाए। तो उस लिस्ट में टीआरएफ को डालने के लिए भारत दबाव यूनाइटेड नेशंस के सामने बना रहा है। पिछली बार बच गया था ये बैल साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन के लिंक्स मिले थे WTC के बॉम्बिंग में, तो एंड में कहां मिला वो? पाकिस्तान के अंदर, अबोटाबाद के अंदर। और 1999 में एक 1267 करके रेजोल्यूशन जो आप ब्रेक में बात कर रहे थे, तो वो तालिबान, अलकायदा और दूसरे ऐसे संगठन जो इनसे लिंक्ड है उस पर प्रतिबंध लगे थे, उनकी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, एयर एम्बागो, फाइनेंशियल फ्रीज और दूसरे टाइप की रिस्ट्रिक्शंस। अब यहां पे ये कहना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं तो चीन बीच में कूद जाता है। या तो वो हमारी रेजोल्यूशंस को मॉडरेट कर देता है, वाटर डाउन कर देता है, या फिर उनको वीटो कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बार इस इशू को भारत इंटरनेशनली इतने स्ट्रांग तरीके से ले, और शायद लिंक भी कर दे हम यूगर मिलिटेंट्स के साथ, क्योंकि कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होता, वो टेररिस्ट होता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि चीन को भी हमें प्रेशर डालना पड़ेगा कि जब हम 1260, मैं तो कहता हूं 1267 के अंदर तालिबान के जो या अलकायदा के जो लिंक्स थे, और खासकर ओसामा बिन लादेन के जो लिंक्स थे, वो जैशे मोहम्मद के साथ भी मिले और वो लश्कर तैयबा के साथ भी मिले। एक बार ये टीआरएफ अगर ये प्रतिबंध की लिस्ट में आ जाएगा तो इसकी तार दुनिया अपने आप खोज लेगी पीछे की, इसके पीछे कौन है लश्कर तैयबा के पीछे कौन है ISI। बट सौरभ जी, जो मैं इसमें कह रहा हूं थोड़ा सा अलग भी, साथ ही में बात यही कह रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कह रहा हूं कि क्या हम इस इशू को 1267 के अंदर ले सकते हैं कि क्लोज लिंक्स थे। ओसामा बिन लादेन ने तो पैसे भी दिए थे एक लश्कर तैयबा को खड़े करने के लिए, और अगर इसके लिंक्स हैं तो अदर्स के अंदर आ जाता है, ये अदर्स एसोसिएशंस और मेंबर्स जो कि इनके साथ थे। तो क्या ये 1267 ये हमारे को स्टडी करना पड़ेगा। अब इससे जुड़ी खबर पाकिस्तान के कई मीडिया के हवाले से तो ये आई है कि पाकिस्तान की सरकार मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दे रही है, क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, तो एज कॉम्पनसेशन फॉर एवरी पर्सन जो मरे, पैसा IMF करोड़ रुपया दिया, IMF का पैसा। अब इससे ज्यादा क्या सबूत आपको चाहिए। वो सैल्यूट मार रहे थे जनरल जनाजे में आतंकवादियों के, वो भी दुनिया ने देखा है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत से युद्ध के मैदान में हार मानने के बाद और सीज फायर के लिए दुनिया के पास गिड़गिड़ाने के बाद पाकिस्तान अब पानी पर बात करने के लिए भी गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार करने की गुहार की है। खबर है कि पाकिस्तान के पास अब जो पानी है उसको लेकर वहां के लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, और पाकिस्तान में कहीं सूखा ना पड़ जाए, उसकी नहरें सूख ना जाएं, इसके लिए पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा चिंता में है। और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के, जैसे हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसके सचिव होते हैं, ऐसे पाकिस्तान के एक सचिव ने भारत की मिनिस्ट्री के सचिव को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि हम पानी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और आप यूनिलैटरली इस संधि को रद्द मत कीजिए। अब इसमें बड़ी खबर दो हैं।
पहला तो यह कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद पहले सीज फायर मांगने के लिए युद्ध के मैदान में वो अंतर्राष्ट्रीय जगत के पास गया। सिंधु जल समझौता हमने सस्पेंड कर रखा है, वो सस्पेंडेड रहेगा। इस बात से भी पाकिस्तान जो है वो अब घबरा करके भारत से गुहार लगा रहा है कि अब आप हमसे इस मुद्दे पर बात कीजिए। पाकिस्तान के सारे नेताओं ने धमकी दी है कि पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा, कुछ करना चाहिए, लेकिन अब वो हाथ जोड़कर भारत को चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक और पेच है, पाकिस्तान इस वक्त डेस्परेट है कि किसी तरीके से किसी भी मुद्दे पर भारत उससे बात कर ले। वो कश्मीर पर बात करना चाहता है, वो आतंकवाद के बहाने भी हमसे बात करना चाहता है, वो चाहता है हम पानी पर बात कर लें, हम ट्रेड पर बात कर लें। भारत ने कहा है कि बात तो अब केवल पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी, इसके अलावा किसी और चीज पर बात नहीं होगी। तो ये जो चिट्ठी उसने लिखी है कि भारत हमसे पानी पर बात कीजिए, ये एक डिसेप्शन भी है कि किसी बहाने भारत बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ तो दिखाई दे। सिन्हा साहब, देखिए, एब्सोल्युटली जो ये वाटर वॉर शुरू हुआ था, ये 24 तारीख को रिट्रीब्यूट कर दिया गया था। और देखिए उसके बाद उनकी 2 नदियाँ तो सूखी हैं, खास करके चिनाब पूरा सूख चुका है, झेलम में पानी घट रहा है। देखिए अभी जो भारत ने कहा है कि ये हम करेंगे नहीं, हम आपको ये बता दिया है कि, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी उसके नब्स को जो भारत ने पकड़ा है कि उनसे लिखित लेना चाहिए कि जो आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया है, आप उसके पहले ये बताइए यदि आपको ये इसकी पानी चाहिए। अभी तो हमने रोका है, मगर एक स्टेटमेंट हमारा भी आया था कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को, तो उसके अंदर हम कुछ ढलाई कर सकते हैं। देखिए आपको याद होगा जब शुरू में ये हुआ था, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने कहा आप करके देखो, हम आपके डैमों को उड़ा देंगे। आप ऐसी बातें आई थी, डैम उड़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था उन्होंने कहा था क्या, अब वो गड़गड़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपको गड़गड़ाने तो देना ही चाहिए। भारत हो सकता है कि इसकी, मगर बात उसकी है 6 नदियों की है, उसमें से भी 3 नीचे की नदियां हैं जिसको हम वेस्टर्न रिवर कहते हैं, ईस्टर्न रिवर कहते हैं, उसका एक बूंद पानी नहीं जाता एज पर दिस ट्रीटी। मगर आज भी हमारे पास तकरीबन 15-20% चला जाता है, जो कि उनके जो हमारे हक का पानी है, जो हमारे हक का पानी चला जाता है, क्योंकि हम उसको नहीं कर। और देखिए एक खबर आ रही थी कि रावी रिवर के ऊपर में एक डैम हमारा तैयार है और उसकी अभी उद्घाटन होने वाला है। 1-2 दिनों में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आप कवर करेंगे उसका उद्घाटन। उस दिन कितना आग लगेगा पाकिस्तान के अंदर, वो एक्चुअली उसके है नहीं, ये समझौता के अंदर है ही नहीं। रावी का एक बूंद पानी नहीं जाता, पर बहुत बड़ा हिस्सा पानी जाता है। अब पाकिस्तान को इस समझ में आ रहा है कि उसने जो आतंक को एज पॉलिसी इस्तेमाल किया उसका क्या अंजाम हो सकता है, और भारत की अब सब्र का बांध टूट गया है। अब पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के अलावा पाकिस्तान को कोई चारा ना दें हम, ऐसी हमको काम करना है। अब एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान को उसके आतंकी कर्मों का सबक अब उसके देश में भी मिल रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े भूभाग मतलब बलूचिस्तान, उसने आजादी का ऐलान कर दिया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। बलोच नेता मीर यार खान ने कहा, मीर यार बलोच ने कहा है कि हम अपनी आजादी का ऐलान करते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वी आर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, हम एक आजाद देश हैं। और वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व, यूनाइटेड नेशंस हमें स्वीकार करे, संयुक्त राष्ट्र बलूचिस्तान को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे। और मीर यार बलोच ने भारत से भी समर्थन मांगा है और उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कार्रवाई पाकिस्तान पर की आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन अब आप बलूचिस्तान को भी रिकॉग्नाइज कीजिए और दिल्ली में बलूचिस्तान का एक दूतावास खोलिए आप, और यूएन हमें करेंसी जारी करे, हमारा पासपोर्ट जारी करे, और अब हम बलोच लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं कहलाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट नेशन हैं। क्या भारत इसमें आगे बढ़कर के कुछ कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन बलोचों को अब ये लग रहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद सही वक्त है कि दुनिया को बताया जाए कि हम एक आजाद मुल्क हैं। मैसिन साहब, मेरे को लगता है सौरभ, भारत को ये बहुत बढ़िया मौका मिला है। आज ही तुरंत, जैसे ये अनाउंस हो चुका है, हमें पहली बात तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होना चाहिए जो बलूचिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे। दूसरा, हमें आज ही अपने मैप चेंज करने चाहिए, बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत अभी मैं साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब कब तक हम सहते रहेंगे। वो हमारा कश्मीर दिखाते हैं, तो बलूचिस्तान अब तो इंडिपेंडेंट है, हमें उसको एक अलग देश दिखाना चाहिए और हम मान्यता देनी चाहिए और उनकी एम्बेसियाँ खोलनी चाहिए, और उसके बाद उसको यूनाइटेड नेशंस में भी पुश करना चाहिए और वर्ल्ड सपोर्ट गार्नर करना चाहिए वर्ल्ड सपोर्ट के साथ। क्योंकि इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है अगर हम उसको रिकॉग्नाइज कर लें तो। कोई नुकसान नहीं है, कोई बिल्कुल नुकसान नहीं है। ये तो बहुत बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा, कल आप देखिए चाइना
हमारे अरुणाचल के नाम चेंज करता रहता है। मैं तो आज यहां तक बोलूंगा, टिबेट को भी अभी एक अलग दिखाना चाहिए, टिबेट ऑटोनोमस रीजन, इसको डीलिंक कर दो चाइना से। वो हमारे मैप्स को चेंज करता है, पाकिस्तान हमारे मैप्स को चेंज करता है। और मैं तो ये भी बोलता हूं, खैबर पख्तूनवा का भी इलाका ग्रेटर अफगानिस्तान के मैप की लड़ाई अब चालू करनी पड़ेगी, ये मैंने कई बार बोला है और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। भारत सरकार को ये मुनीर ने ये कहा था, ये 1500 लोग कैसे बलूचिस्तान हमसे अलग कर लेंगे, जो रफली उनका शायद 40% जमीन है पाकिस्तान, 44% केवल लैंड है, 44% ओवरऑल लैंड का हिस्सा है। जमीन पर क्या आपको लगता है हालात हैं कि बलूचिस्तान बांग्लादेश की राह पर चले? देखिए, जमीन पे तो हालात सब देख ही रहे। आपने देखा थोड़े दिन पहले कितना सॉलिड उनके ऊपर एम्बुश हुआ था, गाड़ी जा रही थी, उसके पहले जो जफर एक्सप्रेस पे ट्रेन पे जो हमला हुआ था उसको हाईजैक किया था। ये तो पहली बार विश्व में हुआ है। उनकी पॉपुलेशन कम जरूर है, लेकिन उनका जज्बा मैंने देखा हुआ है बलूचों का, वो आजादी को लेके रहेंगे और अब भारत को हर हालात में सपोर्ट करना चाहिए मैप में, और इसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तुरंत देना चाहिए। फर्स्ट कंट्री हमें होना चाहिए। ये पाकिस्तान के कर्म हैं जिनके फल वो भुगत रहा है, और जो आतंकवादियों को वो भारत में भेजता है उन पर कैसे कहर बनकर टूट रही है सेना, लश्कर और जैश के आतंकवादियों का चुन चुनकर खात्मा कैसे किया जा रहा है। एहसान फरामोश तुर्की का भारत में विरोध कैसे शुरू हुआ है। कश्मीर से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर क्या बड़ा साफ और बड़ा मैसेज दिया। सारी खबरों पर होगी बात दोपहर 3 बजे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, धन्यवाद।